हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं सरसों की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी यानी मस्टर्ड फार्मिंग। तो सरसों की खेती कब और कैसे करना चाहिए, उन्नतशील किस्मों के बारे में बात करेंगे। खेत की तैयारी, लागत, लाभ, बेनिफिट, मुनाफा, शुद्ध आमदनी के साथ साथ बात करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए कौन सी खाद देनी चाहिए। समस्या आती है प्रमुख रूप से एफिड्स, मोइला आता है, माहू आती है, तो उसको कैसे हम रोक सकते हैं। तो सस्ते स्प्रे के बारे में बतलाने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से बुआई से लेकर कटाई तक की संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, शिव कुमार 095, ताकि आपको कृषि कार्य से जुड़ी जानकारी की छोटी छोटी नोटिफिकेशन इंस्टाग्राम पर भी मिलती रहेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय, खेती कब करें। तो अनुकूल समय के बारे में बात करें तो सितंबर और अक्टूबर का जो महीना है काफ़ी बेस्ट माना जाता है। मध्य अक्टूबर और अक्टूबर के पहले दूसरे हफ्ते पर यदि आप सरसों की बुआई करते हैं तो काफ़ी अच्छे से ग्रोइंग देखने के लिए मिलती है, काफ़ी बढ़िया बढ़वार देखने के लिए मिलती है। बाकी आप सितंबर, अक्टूबर एंड तक और नवंबर के पहले दूसरे सप्ताह में भी बुआई कर सकते हैं, लेकिन अनुकूल समय, उचित जो समय है अक्टूबर मध्य पे आप बुआई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सॉइल यानी मिट्टी। तो अनुकूल सॉइल की बात करें तो हल्की से हल्की भूमि पर भी सरसों की खेती कर सकते हैं, लेकिन उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली सॉइल पर ही आपको करना चाहिए। उपयुक्त मात्रा पर कार्बन पदार्थों का कॉम्बिनेशन हो, ऐसी सॉइल पर आप कर सकते हैं। बाकी अधिक उत्पादन निकालने के लिए काली मिट्टी, काली दोमट, चिकनी दोमट, बलुई दोमट काफ़ी बढ़िया रहती है। बाकी पीली मिट्टी, हल्की भूमि भी है तो आप सरसों की खेती कर सकते हैं। मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर 7.5 तक चल जाती है। 7 के आसपास है तो ठीक है, और 8, 8.5 है तो जिप्सम का भी प्रयोग कर लीजिए, क्योंकि सरसों की यह जो क्रॉप है एकदम तिलहनी वर्गीय फसल है, तेल वर्गीय क्रॉप है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की संख्या में वृद्धि हो, तो इसके लिए दोस्तों तेल की मात्रा में वृद्धि हो तो इसके लिए आप जिप्सम सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। बुआई के समय 50 किलोग्राम आप जिप्सम का प्रयोग कर लीजिए खाली खेत पर, फिर आप बुआई कर दीजिए और फिर आप खुद अगली जो कुछ टाइम बाद फसल बोआनी की या फिर हार्वेस्टिंग के बाद आप खुद कमेंट करने कितना अच्छा उत्पादन प्राप्त हुआ। यदि आप बुआई के समय 50 किलोग्राम जिप्सम, सस्ता है, बढ़िया है और सभी किसान भाई अफोर्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार और खेत के चारों साइड साफ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी। तो इस प्रकार की सॉइल जो होती हैं काली काली दोमट बढ़िया मानी जाती है और बढ़िया परफॉर्मेंस आपकी जो मस्टर्ड फार्मिंग है बढ़िया दे सकती है। आइए बात करते हैं जलवायु और तापमान। तो सरसों की क्रॉप एक तिलहनी वर्गीय क्रॉप है, सल्फर की अधिक आवश्यकता पड़ती है, और जलवायु की बात करें तो मध्यम तापक्रम की आवश्यकता होती है। बहुत हाई टेम्परेचर भी जाता है तो भी इस फसल को नुकसानदायक है, वैसा बहुत हाई से भी इस फसल को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन एक एवरेज औसत तापमान की हम बात ज़रूर कर लेते हैं। और जब फूल की अवस्था पर सरसों की क्रॉप होती है तो 28 से 32 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता पड़ती है। बाकी ऑन एवरेज 25 से लेकर 30-35 डिग्री सेल्सियस काफ़ी अनुकूल माना जाता है। जब फूल की अवस्था पर हो तो 28, 30, 32 काफ़ी बढ़िया रहता है, तो फ्लावरिंग स्टेज काफ़ी अच्छे से देखने के लिए मिलती है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं उन्नतशील किस्में, जो कि सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली जो बेस्ट वैरायटी हैं। आप इन किस्मों का यदि सिलेक्शन करते हैं, चुनाव करते हैं, तो काफ़ी अच्छा आपको प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। जैसे पायोनियर की 45S46 वैरायटी आती है। इसके अलावा श्री राम की 1666 वैरायटी आती है। वायर कंपनी की 5222 वैरायटी आती है। इसके अलावा पायोनियर की ही 45S42 वैरायटी आती है, और एडवांटा गोल्डन सीड्स की ADB 414 जैसी वैरायटी का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं बेसल डोज यानी बुआई के समय खाद। तो बुआई के समय कौन कौन सी खादों को प्रयोग करना चाहिए, आइए समझते हैं। तो बुआई के समय जो हमको खाद प्रयोग करनी है, स्टार्टिंग पर जब हम सोइंग के समय
न्यूट्रिएंट की पूर्ति करते हैं तो वह जड़ों को 100% लगते हैं। बाद में खड़ी फसलों पर हम न्यूट्रिएंट की पूर्ति तो करते हैं लेकिन उतने अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं होते हैं और फसल बढ़वा नहीं ले पाती है। तो फसल बढ़वा ले, पैदावार अच्छी हो और फसल की ग्रीननेस काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिले तो बुआई के समय ही न्यूट्रिएंट की पूर्ति करने में ज़्यादा भलाई है, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो कौन कौन सी खाद प्रयोग करें, जानकारी प्रति एकड़ की दर से। SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट पाउडर फॉर्म वाली 100 किलोग्राम, DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP उर्वरक खाद 40 से 50 किलोग्राम। इसके अलावा MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 25-30 किलोग्राम, 20 किलोग्राम से लेकर 30 किलोग्राम और 2 ट्रॉली गोबर की खाद। वाइट ग्रब की समस्या, टर्माइट दीमक की भी समस्या है तो आप फर्टेरा है, वर्टाको है या फिर रीजेंट दानेदार इंसेक्टिसाइड का आप प्रयोग कर सकते हैं 3 किलोग्राम। इन सभी को मिक्स करके एकदम खेत में बिखेर दीजिए और आपको बुआई कर देना है। यह था बुआई के समय न्यूट्रिएंट की पूर्ति। बुआई के समय इन खादों का आप प्रयोग करते हैं तो काफ़ी लाजवाब रिजल्ट प्राप्त होने वाले हैं। प्रति एकड़ सीड्स, यदि आप सरसों की बुआई कर रहे हैं, चाहे ब्रॉडकास्ट विधि हो या फिर छटका विधि हो या फिर हो कोई सीडल मेथड से आप बुआई कर रहे हैं तो 1 एकड़ में आपको 1.5 से यानी 1.5 किलोग्राम से लेकर 2 किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। क्वांटिटी यदि आप डिस्टेंस कम ज़्यादा करते हैं तो क्वांटिटी कम और ज़्यादा भी हो सकती है। बाद में बताएंगे कि आपको डिस्टेंस कितना रखना है। तो 1 एकड़ में 1.5-2 किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ती है। बात करते हैं बीज उपचार यानी सीड्स ट्रीटमेंट। तो बीज उपचार कौन सी फफूंदनाशक से करना चाहिए जिससे उकठा की समस्या ना आए, बैक्टीरिया विल्ट की समस्या ना आए, फ्यूजेरियम विल्ट की ना समस्या ना आए, डंपिंग ऑफ जैसी समस्या बिल्कुल भी ना आए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करने में काफ़ी शानदार रिजल्ट प्राप्त होने वाले हैं। यदि आप खेतों पर विल्ट की समस्या ही नहीं आती है तो कार्बेंडाजिम यानी CM75 कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब फफूंदनाशक से 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम फफूंदनाशक से बीज उपचार करके 30 मिनट तक छांव में सुखाना है और आपको बुआई कर देना है। तो इस प्रकार भी हमारे किसान भाई बीज उपचार कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा बेस्ट जो ऑप्शन है हमारे हिसाब से ट्राइकोडर्मा इज़ दी बेस्ट ऑप्शन है। बीज उपचार करने के लिए काफ़ी शानदार रिजल्ट प्राप्त होंगे यदि आप ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करते हैं। बीज उपचार करने से जर्मिनेशन अंकुरण काफ़ी अच्छा होता है, फसल हरी भरी रहती है और 1 दिन से लेकर 30-40 दिनों तक एक प्रकार से कवच बन जाता है जड़ों के पास, जिससे रूट रॉट की समस्या नहीं आती, जड़ों में कोई फंगस नहीं लगती। तो इसलिए बीज उपचार करने में बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। यदि आप हाइब्रिड वैरायटी का सिलेक्शन कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं तो आप फफूंदनाशक से नहीं, फिर आप ट्राइकोडर्मा से ही बीजों को उपचार करिए, काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं प्लांट डिस्टेंस। सरसों की बुआई आप बेड विधि से करें। यदि ज़्यादा से ज़्यादा उपज चाहते हैं तो आपको एक बेड पर 3 से 4 लानों को लगाना है तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। बहुत ही शानदार तरीके से पौधा तैयार होता है, बहुत ही शानदार फसल तैयार होती है। बाकी आप ब्रॉडकास्ट यानी छिटका विधि से भी आप खेती कर सकते हैं और सीड्रल मेथड से भी आप बुआई कर सकते हैं। तो अलग अलग विधियाँ, अब तो मल्टी सीड्रल भी आ चुका है जो कि सरसों की बुआई करने में काफ़ी कारगर है। बाकी ब्रॉडकास्ट, सीड्रल विधि और वेड विधि से हमारे किसान भाई खेती कर सकते हैं, लेकिन अच्छा उत्पादन आपको चाहिए तो वेड विधि से ही आपको खेती करनी चाहिए। स्प्रे शेड्यूल, सरसों की फसल पर कौन कौन से कीट आते हैं, उनकी रोकथाम करने के लिए कितने स्प्रे करने की आवश्यकता है, कौन कौन सी बीमारी आती हैं, सस्ते पर बढ़िया कंट्रोल हो जाए। तो देखिए सरसों की फसल पर कोई खास प्रकार की बीमारी तो नहीं आती हैं, लेकिन मोइला आता है यानी एफिड आता है, माहू आती है, तो इसकी रोकथाम भी ज़रूरी है। तो कब करना है, सबसे पहले समझ लेते हैं कौन कौन सी बीमारी लग सकती हैं या फिर आती हैं। मुख्य रूप से एफिड, लीफ स्पॉट, लेट ब्लाइट, एंथ्रेक्नोज यानी आर्द्र गलन, पाउडरी मिल्ड्यूड भी आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, डाउनी मिल्ड्यूड। इसके अलावा कटवर्म का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, सेमी लूपर्स इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, पत्ती धब्बा रोग आता है, लीफ स्पॉट, और प्रमुख रूप से दीमक है, सुंडी है, चैंपा है, जड़ गलन की समस्या है, और प्रमुख रूप से अगर कोई नुकसान ज़्यादा पहुंचाता है तो वो है एफिड और पाउडरी मिल्ड्यूड। यह 2 बीमारियां, 2 समस्याएं आती हैं, बाकी हल्की फुल्की हैं। तो केवल एक स्प्रे करने की आवश्यकता है, वो भी सस्ता हो, अच्छा हो, सभी किसान भाइयों के लिए परफेक्ट भी हो। तो फर्स्ट स्प्रे फूल निकलने के बाद और फलियाँ निकलने के पहले।
आप पहले स्प्रे पर प्रोफेनोफॉस 40% प्लस, सापर मेथिलीन 4% EC जैसे नागार्जुन कंपनी की प्रोफेक्स पर आती है 30 ml लेना है और स्वाधीन फंगिसाइड 40 ग्राम लेना है। इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है स्टिकर मिलाकर। केवल आपकी जब सरसों की फसल ये मान लीजिए फूल निकलते समय ही या फूल निकलने के जस्ट बाद ही मोइला यानी माहू का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। ऐसी कोई खास बीमारी नहीं आती है, तो केवल एक स्प्रे करने से ही एकदम 100% आपके कीट फंगस कंट्रोल और नियंत्रण हो जाएंगे। कोई भी ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बात करते हैं खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल। तो देखिए बुआई के समय तो हमने खादों की काफ़ी हद तक पूर्ति कर दी है, लेकिन सरसों की जो क्रॉप है काफ़ी बढ़िया रिजल्ट प्राप्त हो तो आपको एक काम जरूर करना चाहिए, खाद जरूर चलानी चाहिए सॉइल एप्लीकेशन से। फर्स्ट खाद 20 से 25 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो यूरिया उर्वरक खाद 45 किलोग्राम जो कि फसल को हरी भरी करेगी, वनस्पतिक बढ़वार में हेल्प करेगी। इसके अलावा जिंक सल्फेट, अब जिंक सल्फेट में भाई साहब जिंक भी है, सल्फेट है यानी सल्फर भी है 33% वाली 5 किलोग्राम। इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास दे करके आपको सिंचाई कर देना चाहिए। सेकंड खाद 40 से 45 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो यूरिया और उर्वरक खाद 45 किलोग्राम, सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम। इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास दे करके आपको सिंचाई कर देना चाहिए। एक और जानकारी देखिए तिलहनी और दलहनी। अब तिलहनी फसल है सरसों और दलहनी फसल भी बहुत सारी हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं तिलहनी फसल है सरसों। तो तेल वर्गी जो क्रॉप होती है तेल की मात्रा प्रचुर रूप से बढ़ने के लिए सल्फर का प्रयोग जरूर करना चाहिए। बुआई के समय हमने SSP पर सल्फर की पूर्ति कर दी है, बाकी हमने जिंक सल्फेट से भी सल्फर की पूर्ति हो गई है। तो जिंक भी आप प्रयोग जरूर करें और सल्फर तो आपको करनी ही करनी है। क्योंकि सरसों की फसल पर जितनी आवश्यकता नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की होती है उतनी ही आवश्यकता सल्फर की भी होती है। तो सल्फर की आप कटौती मत करें, अच्छे रिजल्ट आपको चाहिए हैं तो। आइए दोस्तों बात करते हैं सिंचाई यानी एरीगेशन। तो देखिए सरसों की फसल पर 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, वो भी मिट्टी के हिसाब से। यदि भारी भूमि है तो थोड़ा सा ज़्यादा गैप करके भी सिंचाई कर सकते हैं, बाकी हल्की भूमि है तो थोड़ा सा जल्दी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको सबसे पहले आपको पलेवा करना है, फिर उसके बाद आपको बुआई करनी है, उसके बाद आपको फ्लैट एरीगेशन से ही सिंचाई करनी है। पहली सिंचाई यानी फ्लैट एरीगेशन, बहा हुआ पानी एकदम पाइप को खोल करके आप सिंचाई कर सकते हैं। दूसरी सिंचाई पहली सिंचाई से लगभग 20 से 25 दिन बाद आपको करनी है और तीसरी सिंचाई फ्लावरिंग स्टेज से जस्ट पहले आपको करनी चाहिए। तो इस प्रकार आपको आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना है। एकदम फूल निकलने से पहले आप सिंचाई कर दीजिए ताकि फूलों की संख्या में वृद्धि हो पाए, और फूल की अवस्था में ही आप सिंचाई करते हैं तो पॉलिनेशन कम होगा और हो सकता है फ्लावर ड्रॉपनेस की समस्या भी आ जाए। तो दोस्तों आपको फ्लावरिंग स्टेज से जस्ट पहले आपको ज़रूर सिंचाई करना चाहिए, इससे दानों का भराव काफ़ी अच्छा होता है। तो इस प्रकार आपको आवश्यकता अनुसार यदि आप स्प्रिंकलर से खेती कर रहे हैं तो 10 से 15 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करना चाहिए। बाकी आप सरसों की क्रॉप पर यदि वेट विधि से खेती कर रहे हैं तो आप ड्रिप एरीगेशन को भी लगा सकते हैं, 16 mm इनलाइन को लगाना चाहिए। बाकी आप स्प्रिंकलर से सिंचाई कर सकते हैं, फ्लैट एरीगेशन से सिंचाई कर सकते हैं, रेन पाइप से सिंचाई कर सकते हैं, ड्रिप से सिंचाई कर सकते हैं। तो जो आपको सुविधा हो, जो आपको उपलब्ध हो उससे आप सिंचाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं खरपतवार की रोकथाम। तो देखिए सरसों की फसल पर यदि खरपतवार नाशक स्प्रे करते हैं पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड तो फसल को झटका आता है, रिकवर होने में टाइम लगता है। तो इसीलिए हम आपको रिकमेंडेड करेंगे कि पलेवा करें, उसके बाद बुआई करें और जस्ट बुआई के बाद पेंडामेथालिन 30% EC को आपको 800 ml लेना, 200 लीटर पानी घोल करके आपको खेत में स्प्रे कर देना है। इससे क्या होगा देखिए, जैसे ही आपने बुआई की है उसके तुरंत बाद आप स्प्रे करने से जो आपकी फसल तो उगेगी लेकिन खरपतवार नहीं उगेंगे, जिससे एक लेयर बन जाएगी, एकदम खरपतवार मुक्त फसल रहने वाली है। बाकी आप यदि खरपतवार नाशक स्प्रे करना नहीं चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि सरसों की फसल पर पहली निराई गुड़ाई 25 से 30वें दिन और दूसरी निराई गुड़ाई 65 से 70 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो दूसरी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। निराई गुड़ाई के बाद सिंचाई के साथ खाद का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो इस प्रकार पेंडामेथालिन जो प्री इमरजेंट हार्बिसाइड है, ऐसा नहीं कि फसल 30-40 दिन की है 25 दिन की तब स्प्रे करें, नहीं, तुरंत आपको बुआई करनी है और तुरंत 1-2 घंटे बाद आपको पेंडामेथालिन 30% EC का स्प्रे करने से खरपतवार नहीं उगते हैं।
अब बात कर लेते हैं बुआई की विधियाँ। तो बुआई की विधि भी अलग अलग हैं, वेड विधि, ब्रॉडकास्ट विधि, छिटका विधि, सीडर विधि, और आप अन्य प्रकार की विधियों को भी अपना सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल यानी सरसों की जो क्रॉप है, कितने दिन की फसल है, तो देखिए 100 से लेकर 120 दिन के आसपास का टाइम लग जाता है। लाइफ साइकिल 100 से 120 दिन, 3.5-4 महीने के आसपास का टाइम तो लग जाता है। बात कर लेते हैं लागत। तो 1 एकड़ में 10,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ का खर्च आता है। सभी एक्सपेंसेस को जोड़कर 10 से 12,000 रुपये ही अधिकतम खर्च जाता है 1 एकड़ में। बात कर लेते हैं उत्पादन। तो 1 एकड़ में जो उपज प्राप्त होती है 12 से लेकर 14-15 कुंटल तक 1 एकड़ में उत्पादन देखने के लिए मिलता है, प्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। यदि आप परंपरागत तरीके से खेती करते हैं तो उत्पादन घटता है, और जो हमने तरीका बताई, मेथड बताई, विधि बताई, वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का तरीका बताया, मेथड बताई, तो इस प्रकार 14-15 कुंटल 1 एकड़ से बड़े आराम से उत्पादन निकाल आप सकते हैं। बात कर लेते हैं बाजार भाव। तो देखिए बाजार भाव फ्लेक्सिबल रहता है। जब आपकी उपज आ जाती है घर में, तो जब अच्छे आपको कीमतें देखने के लिए मिले, जब आपको अच्छे बाजार भाव देखने के लिए मिले, उसी टाइम आपको मार्केट में बिक्री करनी चाहिए, आपको मस्टर्ड को बेचना चाहिए। बाकी बाजार भाव 6,000 रुपये, 7,000 रुपये क्विंटल, तो जो हम आपको कीमतें बता रहे हैं, यह कीमतें ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, यही कीमतें भी हो सकती हैं। तो कीमतें मार्केट में फ्लेक्सिबल रहती हैं, तो आपको अच्छे से अच्छा जब मुनाफा मिले, जब बाजार भाव सर्वोपरि हो, तो उसी टाइम आपको बिक्री करना चाहिए। बात कर लेते हैं मुनाफा। तो मुनाफा डिपेंड करता है उपज पर और मार्केटिंग रेट। यदि हम 6,000 रुपये क्विंटल का ही रेट ले लेते हैं और 14 कुंटल 1 एकड़ से उपज प्राप्त हुई, तो लगभग 84,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ से मुनाफा होगा। 84,000 रुपये हमारा मुनाफा है, 12,000 रुपये हमारी लागत है। तो 84,000 रुपये में से 12,000 रुपये घटा देंगे तो 72,000 रुपये के आसपास हमारी शुद्ध आमदनी, नेट प्रॉफिट होगा हमारा 72,000 रुपये। तो इस प्रकार यदि आप सरसों की खेती करते हैं, इससे भी ज़्यादा हमारे किसान भाई उत्पादन निकालते हैं, लेकिन हमने कम से कम उत्पादन जोड़ा है, जिससे आप ये ना कहें कि आपने ज़्यादा उत्पादन बता दिया। तो इसलिए कम से कम हमने उत्पादन बताया है और कम से कम ने मार्केटिंग रेट लिया है। तो इस प्रकार यदि आप सरसों की खेती करते हैं तो 1 एकड़ से 70-75 हज़ार रुपये आप 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप 3-4 एकड़ पर यदि सरसों की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा मोटा मुनाफा आप मस्टर्ड क्रॉप से भी निकाल सकते हैं। जब फलियाँ पक जाएं तो उसको काट करके हमको थ्रेसिंग यानी हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए, और जो फलियाँ हैं वो चटक ना पाएँ, तो जैसे ही एकदम मैच्योर हो जाती हैं उसके बाद हमको कटाई कर लेनी चाहिए। तो इस प्रकार यदि आप सरसों की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छे से आप उत्पादन को, उपज को बढ़ा पाएंगे और कम से कम लागत पर खेती कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको सरसों की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर की, यानी सरसों की खेती कब और कैसे करना चाहिए। सरसों की क्रॉप पर सल्फर की यदि आप पूर्ति करते हैं तो रोगों से लड़ने की ताकत ही प्रदान होगी, और वहीं आप परंपरागत तरीके से सरसों की खेती करते आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फली, ज़्यादा से ज़्यादा दाने की संख्या में वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं, तो सल्फर और जो हमने खाद का शेड्यूल बताया, इस प्रकार यदि आप सरसों की खेती करते हैं तो आप इस प्रकार यदि 3-4 एकड़ पर सरसों की खेती करते हैं तो यकीन जाहिर सी बात है आपको काफ़ी अच्छा मोटा मुनाफा आप सरसों की यानी मस्टर्ड क्रॉप से आप निकाल पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया, नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, शिव कुमार 095। तो मिलते हैं इसी प्रकार के कृषि कार्य से जुड़ी नई, नॉलेजेबल, महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।